Hello viewers, welcome to explore mechanical engineering with साकिब नसीर। हम लोगों का फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर सीरीज़ का ये सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से ये रुक गया था, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत करता हूँ, अपने व्यूअर्स अपने स्टूडेंट से। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब ऑनवर्ड आगे रेगुलर इस सीरीज़ से इसकी जो सीरीज़ है वो हम कंटिन्यू करेंगे। मुझे डिफरेंट स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए लेक्चर्स के लिए, उन्होंने फरमाइश की, तो इंशाअल्लाह ताला अब ऑनवर्ड ये सारे जो लेक्चर्स हैं वो रेगुलरली अपलोड होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में हम स्टार्टअप लेते हैं। हम लोगों ने फ्लूइड डायनामिक्स का स्टार्ट लिया हुआ था। स्टार्टअप हम लोगों ने लिया था फ्लूइड मैकेनिक्स से। किससे लिया था? फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो फ्लूइड के अंदर दो चीज़ें, नंबर वन इज गैस एंड द सेकंड वन इज लिक्विड। एंड मैकेनिक्स के अंदर दो चीज़ें, स्टैटिक एंड डायनामिक, स्टैटिक एंड डायनामिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फ्लूइड की बात करेंगे तो हम उसके अंदर या तो गैस की बात करेंगे या लिक्विड की बात करेंगे, और दोनों चीज़ें हम कैसे करेंगे? इन दी फॉर्म ऑफ स्टैटिक और डायनामिक। अगर मैं गैस की बात कर रहा हूं तो मैं उसको स्टडी करूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ स्टैटिक या डायनामिक। सिमिलरली अगर मैं लिक्विड की बात करूंगा तो उसको भी मैं स्टैटिक या डायनामिक कंडीशन के अंदर स्टडी करूंगा। स्टैटिक और डायनामिक कंडीशन, स्टैटिक एंड डायनामिक का फिजिकल मतलब क्या है? अगर मैंने एक लिक्विड या गैस ली है किसी ग्लास के अंदर, तो इसका मतलब ये है, और इसको मैंने भरा हुआ है लिक्विड पार्टिकल के साथ, तो आई एम कॉलिंग इट एट अ स्टैटिक लिक्विड। स्टैटिक लिक्विड का मतलब क्या है? इट मींस नो हेड ऑफ एनर्जी। अब आप देखें कि ये जो ग्लास है, ग्लास के अंदर एक लिक्विड लिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये स्टैटिक है, ये अपनी ही जगह पे ये रहेगा, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव नहीं करेगा। सिमिलरली इसके कंपैरिजन में अगर मेरे पास एक ये कंटेनर है एट हायर लेवल, फर्ज करें दिस इज बॉटम लेवल एंड दिस इज अ कंटेनर एंड दिस इज H2 and this is H1। तो क्या होगा? The liquid from higher level to lower level automatically क्या हो जाएगा? वो मूव करना शुरू हो जाएगा। अब जब हम इसको डिफाइन करेंगे, the liquid within this chamber या within this pipeline is called dynamic fluid because it has high difference, and the liquid within this glass is called static liquid because it has no head of energy। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डायनामिक की बात करेंगे तो then we are talking about that fluid which is particularly displacing from one place to another place, and the second one is when we are talking about static liquid, it means we are talking about that liquid which are encompassed in a single container। हमने उसको एक सिंगल कंटेनर के अंदर लिया हुआ है। ये तो हो गया फ्लूइड स्टैटिक एंड डायनामिक। अब आपने बीइंग अ इंजीनियर, अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ डील करना पड़ता है तो सबसे पहले आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि फ्लूइड जो है वो कहाँ पे इन्वॉल्व है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंजीनियर हो, ठीक है, तो आप और उसके साथ आप एक अच्छे रिसर्चर भी हो, तो आपको कहा जाता है कि जी आपने किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर रिसर्च कर दी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एयर कंडीशनिंग की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एयर विंग की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं विंड टर्बाइन की बात करता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लास के अंदर लिए हुए वाटर की बात करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप को ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि किस किस एरिया में फ्लूइड इन्वॉल्व है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। नंबर वन, फर्ज करें आपको ये बताया जाता है कि जी आपने जहाज का एनालिसिस करना है। इट मींस यू आर गोइंग टू एनालाइज द विंग ऑफ एरोप्लेन। अब आपने उसका एनालिसिस करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर विंग
एंड एयर इज पासिंग ओवर दिस विंग। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आया कि जो हवा इसके ऊपर मूव कर रही है ये क्या है, लिक्विड और गैस। तो ऑब्वियसली दिस इज गैस। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये स्टैटिक है या डायनामिक। ऑब्वियसली ये क्या है, डायनामिक। सिमिलरली अगर आपने किसी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो ये जो डायनामिक कंडीशन है इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो सिमिलरली अगर आपने किसी कंटेनर के अंदर जस्ट लाइक वो मछलियों का पाउंड देखा होगा आपने, घरों के अंदर डेकोरेशन पीस के लिए रखा होता है, तो उसमें जो लिक्विड लिया होता है तो उसमें दैट लिक्विड इज कंसीडर्ड टू बी अ स्टैटिक लिक्विड बिकॉज इट हैज नो हेड ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट फ्लूइड का कि आपने डोमेन ऑफ मैटर्स को सेग्रीगेट करना है। मसलन अगर आप बात कर रहे हो एयरप्लेन के विंग के एनालिसिस, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि इसमें फ्लूइड कहाँ पे इन्वॉल्व है। तो मैंने बता दिया कि ये अगर आपका विंग है तो इसके ऊपर से क्या आपकी एयर पास हो रही है। सिमिलरली आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आपने अक्सर देखा होगा कि एयर कंडीशन के सामने से गुजरने तो उससे गर्म हवा आ रही होती है। व्हाट इज दैट हॉट एयर? वो क्या है? वो सिंपल, वो भी फ्लूइड है। सिमिलरली लिक्विड की बात करें तो लुब्रिकेशन, आप लोगों ने घरों के अंदर सिलाई मशीनें देखी होंगी, जस्ट लाइक सिंगर मशीन, उसके अलावा इंजन ऑयल है, लुब्रिकेशन ऑयल है, ये सारा क्या है, ये हमारे पास लिक्विड की एग्जांपल है। जस्ट लाइक आपका ह्यूमन ब्लड है, ये भी एग्जांपल किसकी है? ये भी एग्जांपल है आपके लिक्विड की। तो चले जी, यहाँ पे पहला पॉइंट ये हुआ कि जब आपने किसी भी दुनिया में एप्लीकेशन का, वेदर आप जहाज का एनालिसिस कर लें, गाड़ी का एनालिसिस कर लें, आप इंजन का एनालिसिस कर लें, दुनिया में किसी भी एप्लीकेशन का आपने एनालिसिस स्टार्ट करना है, उस एनालिसिस में आपको देखना पड़ेगा कि फ्लूइड कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है, और जहाँ जहाँ इन्वॉल्व है क्या वो स्टैटिक कंडीशन, क्या वो गैस है या लिक्विड है, क्या वो स्टैटिक कंडीशन में है या वो डायनामिक कंडीशन में है, आपको ये देखना पड़ेगा। जब आपने इन चीज़ों में डिफरेंशिएट कर लिया तो देन आपको देखना पड़ेगा कि उस फ्लूइड की नेचर कैसे है। जैसे मैं ह्यूमन ब्लड की बात कर रहा हूँ तो उस फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उस फ्लूइड का बिहेवियर कैसा है, आपको ये चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। तो for that sake, in order to check the behavior of liquid, first of all you should know about the properties of fluids. You should know about the properties of fluid, and that is the chapter number 2. That is the chapter number 2, properties of fluids. Properties of fluid. Before starting our analysis over fluid, अब फर्ज करो मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, फर्ज करें इंजन ऑयल की बात कर रहा हूँ, मैं इंजन ऑयल की बात कर रहा हूँ। अब इंजन ऑयल क्या है, आपका फ्लूइड है, आपने इसका एनालिसिस स्टार्ट करना है, आपने देखना जी इंजन एनालिसिस, इंजन ऑयल। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उस इंजन ऑयल की नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। तो बिहेवियर चेक करने के लिए हम सबसे पहले फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को कंसीडर करते हैं। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज कौन सी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। नंबर 1, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जब बात हो ना फ्लूइड की, जब भी बात हो फ्लूइड की, तो हमारे पास नॉर्मली जो चीज आती है वो कौन से पैरामीटर आते हैं? सबसे पहले मास ऑफ फ्लूइड, नंबर 2 वॉल्यूम। आई होप कि आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि वॉल्यूम क्यों, क्योंकि मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, ये 5 टाइप की प्रॉपर्टीज हैं
जो डिफाइन करेंगी कि आपका जो फ्लूइड है वो किस नेचर का है, किस नेचर का है। अल्टीमेटली फिर आगे भी प्रॉपर्टीज आएंगी और वो सारी की सारी इन 5 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेंगी। अब हमने जब इनकी बात करनी है तो ये 2 तरह की होती है, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। इनमें कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। तो आपने इसके अंदर ये देखना है कि एक्सटेंसिव, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव का फिजिकल मतलब क्या है। तो आपने इंटेंस क्या, इंटेंस, ठीक है, इन से आपने याद रख लेना है। एक वर्ड आपको बताता हूं, दैट इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इन से आपने क्या याद रख लेना है, इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो, यानी कि मास अगर मैं कम या ज्यादा करूं तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर उस चीज का कोई असर ना हो। सिमिलरली एक्सटेंसिव वो जो द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंडेंट ऑन मास, दैट डिपेंडेंट ऑन मास। ये जो पार्ट मैं अभी आपको पढ़ाने लगा हूं स्टूडेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। हम किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए जरूरी होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाए। बिफोर एंटरिंग इनटू एनी टाइप ऑफ एनालिसिस एंड फ्लूइड डायनामिक यू शुड नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसकी रोजमर्रा जिंदगी में एग्जांपल ऐसे देता हूं कि जस्ट लाइक आप लोगों ने किसी बंदे के बारे में पता करवाना है कि आया कि वो बंदा अच्छा है या बुरा, तो आप कैसे चेक करोगे? आप उसका बिहेवियर चेक करोगे मोहल्ले के अंदर। अगर किसी बंदे की नेचर के बारे में पता लगाना हो तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये बंदा गुस्से में कैसा बिहेव कर रहा है, जब इसके पास शोहरत, पैसा, इस तरह की चीज़ें आती है तब कैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो हम बेसिकली डिपेंड करते हैं हम उसकी प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज क्या है? गुस्सा उसकी प्रॉपर्टी है, खुश इखलाकी उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो उसकी नेचर स्टडी करने के लिए, एक आदमी की नेचर स्टडी करने के लिए वी शुड स्टडी हिज प्रॉपर्टीज। सिमिलरली जब हमने किसी भी फ्लूइड के एनालिसिस को स्टार्ट करना है, फ्लूइड कहाँ पे क्यों एनालिसिस क्यों करना है? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स इन रियल लाइफ एप्लीकेशन, ठीक है। हमने किसी भी चीज का अगर एनालिसिस करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो फ्लूइड बिहेव कैसा कर रहा है। बिहेवियर के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना पड़ेगा। और ये ऐसी चीज है जिसमें जब तक आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रहना है, इन प्रॉपर्टीज ने आपकी जान है नहीं छोड़नी। तो आज रियल लाइफ में आप इन एग्जाम्पल इनको समझ लो। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मेन प्रॉपर्टीज कौन सी हैं फ्लूइड की? ये 5, मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, ठीक है। इन 5 के अंदर हमने सेग्रीगेट करना है कि वो कौन सी चीज है जो इंटेंसिव है और वो कौन सी चीज है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो जो डिपेंडेंट ऑन मास हो, ठीक हो गया। अब हमने इसके अंदर बेटा ये देखना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। चले जी हम इनका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कंटेनर लिया, उसको मैंने एक लिक्विड से भरा, ओके। अब फर्ज करें इसके अंदर पहला था मास 10 kg, ठीक है। इस 10 kg को मैंने हाफ कर दिया, देन मैंने क्या कर दिया, इसको हाफ कर दिया। तो अब मास कितना आ गया? m2 5 kg। इट मींस कि अगर मैं मास कम करूं तो मास बेसिकली मास पे डिपेंडेंट है, तो इसका मास का आंसर क्या हो गया? कम हो गया। तो मास पहली कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये डिपेंड कर रही है ना, तो दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास पे डिपेंड कर रही है तो दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट अबाउट वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या है कि अगर इतना लिक्विड था, उसने पूरे का पूरा इसको, वॉल्यूम से मुराद वो वॉल्यूम जितना इसको वो इसके साथ इन टच आ रहा है, इस कंटेनर के साथ जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन टच आ रहा है वो क्या होगा? वो होगा इसका वॉल्यूम। अब अगर ज्यादा वॉल्यूम है तो उसमें, अगर ज्यादा मास है तो ज्यादा वॉल्यूम उसको ऑक्यूपाई करेगा, अगर कम मास है तो वो उसको कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। देखो इस एग्जांपल में इतना मास ऑक्यूपाई है, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई है, और इसमें इतना वॉल्यूम
ऑक्यूपाई है। तो दोनों में इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या हुआ, डिपेंडेंट ऑन मास, के जितना मास बढ़ाते रहेंगे उतना वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, जितना मास कम करते जाएंगे उतना वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। कौन सा वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम नहीं, मास का वॉल्यूम, मास का वॉल्यूम, मास ऑफ लिक्विड का वॉल्यूम। तो ये हमारे पास ये भी क्या होगी, वॉल्यूम हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, ये दोनों हमारे पास क्या होगी, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। व्हाट अबाउट प्रेशर, प्रेशर से पहले आई वुड लाइक टू टॉक ऑन टेम्परेचर, क्योंकि इसकी फिजिकल सेंस बनेगी। मेरा यही कंटेनर है, फर्ज करें ये मेरा कंटेनर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इससे मैं कुछ वाटर, फर्ज करो मैं इससे 1 किलो या इससे मैं 5 किलोग्राम इस कंटेनर में डाल देता हूं। इसका जो वॉल्यूम था, जो मास था वो 10 किलोग्राम था, इससे मैंने 5 किलोग्राम इधर डाल दिया। अब अगर 100 kg का जो टेम्परेचर था ना वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था ना, तो 5 kg का भी कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इसका कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूं कि आप लोगों ने घर के अंदर चाय बनाई होगी, या फर्ज करो किसी कंटेनर में पानी उबाला होगा, ठीक है, पानी बॉयल किया होगा। अब एक तरफ है बड़ा कंटेनर जिसके अंदर है वो लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, आप उसमें से एक गिलास ऑफ वाटर अलहदा करते हो, आप उसमें से एक गिलास ऑफ वाटर अलहदा करते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो गिलास ऑफ वाटर अलहदा किया है वो जनाब गिलास के अंदर आते ही या ठंडा हो गया हो। अब जो गिलास के अंदर टेम्परेचर है वो टेम्परेचर और जो उस बड़े कंटेनर के अंदर टेम्परेचर है, दोनों को थर्मामीटर लगा के आप चेक करोगे तो वो दोनों के दोनों ही सेम टेम्परेचर पे होंगे, या माइनर उसके अंदर बिल्कुल सेम टेम्परेचर पे होंगे। जस्ट लाइक आप एक चाय का कप उस केतली से जो अलहदा करते हो, तो कप का टेम्परेचर और उस केतली का टेम्परेचर दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मास कम ले लो या मास ज्यादा ले लो, टेम्परेचर पे मास का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो टेम्परेचर क्या हो गया हमारे पास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। टेम्परेचर क्या हो गया आपके पास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एंड व्हाट अबाउट प्रेशर, व्हाट अबाउट प्रेशर। सिमिलरली मेरे पास ये कंटेनर था, इसका मैंने भरा हुआ है गैस के साथ, किसके, या लिक्विड के साथ भरा हुआ है। अब इसका जो प्रेशर है वो कैसे डिफाइन होगा, द पार्टिकल एक्सर्टेड फोर्सेस ओवर द सरफेस ऑफ दैट कंटेनर, यहाँ पे जो सरफेस लगेगी वो प्रेशर होगा डिवाइडेड बाई एरिया, इस टोटल कंटेनर का एरिया, इस टोटल कंटेनर का एरिया, फोर्स एक्सर्टेड बाय दीस पार्टिकल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट कंटेनर। अगर मैं इसको हाफ करूं तो रेशो क्या है, फोर्स ओवर एरिया। अगर मैंने इसको हाफ किया तो हाफ कंटेनर मेरे पास ये आ गया, हाफ कंटेनर मेरे पास ये आ गया। अब यहां पे देखो कि अगर पार्टिकल हाफ हुए हैं, पार्टिकल की फोर्स कम हुई, यानी कि मास आधा रह गया पार्टिकल का, अगर पार्टिकल का मास आधा रह गया है तो एरिया भी तो आधा रह गया है ना। अगर फोर्स हाफ हुई है तो एरिया भी तो हाफ हो गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस रेशो से हम एरिया कम करेंगे उसी रेशो से अंदर मास कम होगा, ठीक है। रेशो अल्टीमेटली सेम रहेगी, रेशो अल्टीमेटली एफ ओवर ए ही रहेगी। तो इसका भी क्या मतलब हुआ कि आपका जो प्रेशर है वो अगर आपने 100 पास्कल पे कोई चीज़ ली हुई है, उसमें से अगर आप आधा मास अलहदा करते हैं तो दोनों का जो प्रेशर होगा वो 100 पास्कल ही होगा, अनटिल अनलेस के वो दोनों मतलब फुली प्रेशर से वो भरी हुई हो। इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ मैं आपको। इसकी एग्जांपल ऐसे समझो कि आपके पास 1 लीटर की बोतल है, 1 लीटर की बोतल है और एक हाफ लीटर की बोतल है। दोनों में लिक्विड का जो प्रेशर होगा, का प्रेशर से क्या मुराद है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल ओवर द सरफेस ऑफ दैट बॉटल। तो एरिया ऑफ बॉटल और वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो आपके पास क्या आ गया, अल्टीमेटली उसका एक आंसर आया। सिमिलरली अब हाफ लीटर की बात करेंगे ना, तो हाफ लीटर में भी प्रेशर कितना होगा, उतना ही होगा जितने वो पार्टिकल्स लगा रहे हैं, क्योंकि एरिया कम हो गया ना, इसका मतलब उसमें मास भी कम आ रहा है, तो प्रेशर भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ
मास। ठीक हो गया। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों क्या हो गए हमारे पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जी डेंसिटी की। डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, रो मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका फार्मूला देख के हमें ऐसे लगता है कि डेंसिटी जो है ये डिपेंड कर रही है मास के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा मास है, जितने वॉल्यूम में आई है। फर्ज करें मेरे पास एक मास था 1 लीटर, एक मेरे पास वॉल्यूम था 1 लीटर, उसमें जो मास था वो फर्ज करो वट एवर जो भी मास आया कोई एक्स क्वांटिटी में। अगर मैं ये ले लूं हाफ लीटर की बोतल, हाफ लीटर की ये कर दूं, तो क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा उस मास को करने वाला वो भी क्या हो गया, कम हो गया। तो अल्टीमेटली ये रेशो भी क्या रही, सेम रही। ये वॉल्यूम कौन सा है, ये वो वॉल्यूम है जिसको मास टच कर रहा है। मास कम हुआ तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी कम हो गया। तो कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि भाई जो डेंसिटी है वो वाटर की अगर आपने 1 लीटर वाले बॉटल में ली हुई है तो वहाँ पे कम हो गई, अगर आपने उसको बड़े कंटेनर में कहीं लिया हुआ तो उसकी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ऑफ वाटर रिमेन्स सेम इन दिस बोथ कंटेनर। समझ लगी बात की। तो बेटा ये मेन डिफरेंस होता है कि डेंसिटी बेसिकली रेशो है, मास ओवर वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम, जितना उसको मास जितना उसको तर कर रहा है, गीला कर रहा है। ठीक है। तो अब हाफ लीटर की बोतल है ना, तो अब मास डिवाइडेड बाई, फर्ज करो मास आ रहा था 500 क्या कहते हैं हाफ लीटर्स, हाफ डिवाइडेड बाई मतलब क्या कहते हैं, फर्ज करें वो 500 किलोग्राम आ रहा था ना, इसके अंदर अगर 1000 किलोग्राम आ रहा है पर लीटर। एक मिसाल, एक एग्जांपल दे, फर्ज करें इसके अंदर 20 किलोग्राम आ रहा था पर लीटर के अंदर, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 किलोग्राम पर हाफ लीटर। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू 20, और इसकी भी डेंसिटी कितनी आएगी, इज इक्वल टू 20। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। तो हमारे पास बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या होती हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। मास डिपेंडेंट ऑन मास, वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और डेंसिटी independent of mass. These 3 properties are called intensive properties and the 2 properties are called extensive properties. ठीक है। अब दुनिया में कोई भी आप एनालिसिस करते हो तो हमारा उससे क्या होता है कि हमने डिफरेंशिएट ये करना होता है कि भाई ये प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, यानी कि डिपेंडेंट ऑन मास है या इंडिपेंडेंट ऑन मास है। तो उसके बाद हमें फ्लूइड के अंदर फ्लूइड की एनालिसिस करने के लिए, फ्लूइड का एनालिसिस करने के लिए हमें एक सपोजिशन लेनी पड़ती है। क्या? सपोजिशन यानी कि हमें फ्लूइड का एनालिसिस करने के लिए कोई सपोज करना पड़ता है। सपोजिशन हम ये लेते हैं कि अगर ये मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर अगर मैंने एक लिक्विड लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ये सपोज करूँगा कि ये एक पार्टिकल ऑफ एक एटम है ना लिक्विड का, और उसके साथ एक दूसरा है और तीसरा है, चौथा, इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो मैं ये सपोज करूँगा कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो है वो बराबर है, यानी कि जो कंटिन्यूटी है ना इस कंटेनर में यूनिफॉर्मिटी, क्या जी, यूनिफॉर्मिटी मैं सपोज करूँगा। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब इस कंटेनर में यहाँ पे जो लिक्विड आप कहेंगे ये 50 डिग्री पे और यहाँ पे जो है वो 60 डिग्री पे है। ऐसा नहीं हो सकता। पूरे के पूरे कंटेनर, जब भी हम बात करते हैं द प्रेशर ऑफ कंटेनर, द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर, हम पूरे के पूरे कंटेनर की बात कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर जो लिक्विड लिया होता है या हम उसको यूनिफॉर्म कंसीडर कर रहे होते हैं, उसकी ईच प्रॉपर्टी को हम क्या कंसीडर कर रहे होते हैं, यूनिफॉर्म कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी की जो सपोजिशन होती है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूम। इसका हमें फायदा क्या होता है, इसका कंटिन्यूम का हमें फायदा ये होता है कि हम अगर फ्लूइड का छोटा पार्टिकल स्टडी कर लें तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि भाई इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल
मसलन आपके पास एक कोक की बोतल है, कोक की बोतल है, और आपको ये कहा जाता है कि आपने इसका एनालिसिस करना है कि इस कोक की बोतल में कितने कितने पार्टिकल, क्या कि कौन कौन सा एलिमेंट कितने कितने परसेंट है। तो अब आपके पास दो वेज हैं, या तो पूरी की पूरी बोतल का एनालिसिस करो, या पूरी बोतल को सपोज कर लो कि इट इज यूनिफॉर्म, इट इज कॉन्टिन्यूम, नॉट कॉन्टिन्यूस, इट इज कॉन्टिन्यूम। तो कॉन्टिन्यूम जब आपने सपोज किया तो उस बोतल में से एक छोटा सा सैंपल आप अलहदा करोगे, छोटा सैंपल आपने अलहदा किया, अब आप उस छोटे सैंपल का जब स्टडी करोगे, उस छोटे सैंपल में जितनी परसेंटेज कैल्शियम की आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की आ रही है, तो हम सपोज क्या करेंगे कि वो छोटी सी बोतल, जो छोटा सा सैंपल जो चीज़ शो कर रहा है, इसका मतलब पूरी बोतल में ही इतनी क्वांटिटी है। समझ लगी बात की? तो ये जो सपोजिशन होती है दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूम। सिमिलरली आप ह्यूमन ब्लड है, ह्यूमन ब्लड के ऊपर भी हम कौन सी एग्जांपल लगाते हैं कॉन्टिन्यूम की। कैसे कि आप जब सैंपल देने के लिए जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा पोर्शन आप देते हो, बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं देते, तो वो जो भी मतलब आपका ब्लड ग्रुप होता है, तो उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं कि योर होल बॉडी हैज़ सेम ब्लड ग्रुप। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास दूसरा हो गया कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूम का। चलें जी, अब हम स्टार्टअप लेते हैं, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डेंसिटी। व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? फ्लूइड की पहली प्रॉपर्टी क्या है जी? डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव? Yes, this is intensive property, independent of mass है ये भी। ठीक हो गया? और इसका डेंसिटी बेसिकली क्या होती है? आसान अल्फाज में डेंसिटी हम कहते हैं किसी भी चीज़ के गाढ़ेपन को। आपके पास एक तरफ शहद है, एक तरफ वाटर है, तो डेफिनेटली जो शहद की डेंसिटी होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू आपके वाटर से। तो हम ये कैसे डिफाइन करेंगे? अब जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो कम होती है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर से। ये कैसे हम पता लगा सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का क्या क्या है? इसकी फिजिकल मतलब क्या है? वॉल्यूम का मतलब है कि आप यू आर टॉकिंग अबाउट 3D बॉडी। आपने एक ऐसा डब्बा या कंटेनर लिया हुआ है जिसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। आप एक डब्बे की बात, यानी 3D बॉडी की बात कर रहे हो। अब अगर ये वॉल्यूम तो रहा सेम, ये वॉल्यूम रहा सेम, अब इसके अंदर उस वॉल्यूम में, उस कंटेनर के अंदर जो 3D कंटेनर है, 3D क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम हैज 3D। तो 3D ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने अगर मास डाला है तो इस वॉल्यूम के अंदर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है कि अगर मैं 1 लीटर की बात कर रहा हूं, 1 मीटर क्यूब की बात कर रहा हूं, तो उसको सारों का मतलब क्या है? सेम है। अगर मैंने यूनिट वॉल्यूम लिया हुआ है तो इसके अंदर मैं जब मास ऑफ वाटर भर दूंगा तो ये क्या बन जाएगी? डेंसिटी ऑफ वाटर। वॉल्यूम यही रहा, और इसके अंदर मास किसका आ गया? हनी का। तो ये क्या बन गई? डेंसिटी ऑफ हनी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका फिजिकल मतलब क्या हुआ कि आपने एक डब्बा लिया, एक कंटेनर लिया, एक बोतल ली, दैट इज वॉल्यूम। उसमें आपने मास भरा। अगर आप उसके अंदर वाटर का मास भर रहे हैं तो दैट वुड बी द डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर आप उस वॉल्यूम में हनी भर रहे हैं तो दैट वुड बी द डेंसिटी ऑफ हनी। ठीक है? तो अब हमें पता कैसे चला? हम ये करते हैं कि वॉल्यूम, हम किसी भी चीज़ की जो डेंसिटी मेजर करनी होती है, कैसे हम करते हैं? हम ऐसे करते हैं कि एक कंटेनर है ना, कंटेनर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे वाटर ले लिया, ठीक है, हमने क्या कर लिया? वाटर ले लिया। ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि ये वॉल्यूम जिसके साथ ये टच में आ रहा है, तो दैट इज मास ओवर वॉल्यूम हो गया, मास ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने सेम रखा, फर्ज करें ये यूनिट वॉल्यूम था, यानी कि मैंने 1 लीटर सपोज किया हुआ। 1 लीटर के अंदर अब मैं मास ऑफ वाटर डालूंगा और उसी 1 लीटर के अंदर मैं मास ऑफ क्या डालूंगा? शहद डालूंगा। तो दोनों में से मास ज्यादा किसका होगा? मास मालूम करने का हमारे पास तरीका है,
ऐसे कि मैं इस 1 लीटर की बोतल को तराजू के ऊपर रखूँगा, ठीक है, जिसके किलोग्राम ज़्यादा आएंगे, मैं कहूँगा कि उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है, यानी कि एक वॉल्यूम, एक बोतल एक वॉल्यूम हो गया। इस एक बोतल के अंदर जो मास ऑफ, यानी कि इसका आसान और ट्रांसलेशन है कि एक बोतल के अंदर सेम साइज वाली बोतल के अंदर जो मास ऑफ शहद होगा वो ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू मास ऑफ वाटर। तो डेंसिटी, अब आप सपोज करो कि आपके पास शेल का ऑयल है, कॉल्टेक्स का ऑयल है, आपके पास वाटर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स हैं, तो ये सारे के सारे लिक्विड्स की अब आपने डेंसिटी चेक करनी है। तो कैसे चेक करोगे? आप सिंपल 1 लीटर की बोतल लोगे, उसको ऊपर तक भरोगे, उसका वेट कर लोगे, तो जो वेट उसका आएगा वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। तो दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब यहाँ से हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड से फ्लूइड को डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। डेंसिटी ऑफ लिक्विड से हम फ्लूइड को डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। नंबर 1, एक वो फ्लूइड जिनकी चेंजिंग डेंसिटी हो, और वो फ्लूइड जिनकी कांस्टेंट डेंसिटी हो, कांस्टेंट डेंसिटी हो। तो इससे हमें पता क्या चला? चेंजिंग डेंसिटी। अब एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड लिया हुआ है, तो ये जो लिक्विड है इसकी जो डेंसिटी है वो कैसे चेंज होगी? इस कंटेनर, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंजन ऑयल होता है वो पतला क्यों होता जाता है, यानी कि उसका जो गाढ़ापन है वो कम क्यों होता जाता है, डेंसिटी क्यों चेंज होती रहती है? उसकी रीज़न ये होती है कि जैसे ही वो इंजन ऑयल चलता है वो लेयर्स आपस में रगड़ खाती हैं, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वो टेम्परेचर क्या करता है? चीज़ को पतला कर देता है। जैसे लाइक आप एक मक्खन लेते हो, मक्खन को अगर तवे के ऊपर रखते हो तो उसकी क्या हो जाती है? डेंसिटी चेंज हो जाती है। मतलब वो ऐसे जैसे आपने उसके ऊपर प्लेस किया वो फ़ौरन से पहले अपनी स्टेट चेंज कर गया, वो लिक्विड में आ गया, समझ, तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ऐसा फ्लूइड जो व्हाटएवर डेंसिटी के 2 किलिंग फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से डेंसिटी चेंज होती है। एक टेम्परेचर, मसलन अगर आपका एक लिक्विड है, आप उसको किसी ठंडे इलाके में ले जाओ तो वह जम जाएगा, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एक क्या होगा कि एक टेम्परेचर और एक प्रेशर, डेंसिटी कितनी चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है? एक टेम्परेचर पे, टेम्परेचर की वजह से किसी भी लिक्विड की जो डेंसिटी वो चेंज होती है, और प्रेशर की वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज होगी। तो चेंजिंग डेंसिटी का फिजिकली मतलब क्या है? चेंजिंग डेंसिटी का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये वॉल्यूम था, यहाँ से ऊपर से मैंने पिस्टन लगाया, एक पिस्टन लगा के इसको मैंने कंप्रेस किया। क्या किया मैंने? इसको कंप्रेस किया। तो अगर तो इसके दरमियान स्पेसिस हैं, अगर तो पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसिस हैं और ये उसको कंप्रेस कर देता है नीचे की तरफ, क्या कर देता है? कंप्रेस कर देता है। तो ये अगर फर्ज करो ये कंटेनर था और ये पिस्टन ने इसको कंप्रेस करके यहाँ पे ले आया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वॉल्यूम में ये ऊपर स्पेस बन गई। स्पेस में हम मजीद मास और डाल सकते हैं, उसी वॉल्यूम उतना ही रखना है, उसमें मजीद मास डाल सकते हैं। तो एडिशन ऑफ मास, तो एडिशन ऑफ क्या हो गया? मास। जब एडिशन ऑफ मास हुआ, वॉल्यूम उतना ही है, तो डेंसिटी क्या होगी? इसका आंसर क्या आएगा? चेंज आएगा ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डेंसिटी चेंज कम होगी जब सेम वॉल्यूम में आपका मास कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो चेंजिंग डेंसिटी का मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। तो दुनिया में जितने भी लिक्विड्स हैं वो सारे के सारे कंप्रेसिबल हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। वाटर को जब आप ऊपर से वजन लगाओगे, प्रेशर लगाओगे, तो उसमें जो स्पेसिस हैं वो बहुत कम चेंजेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू कोई भी ऑयल आपने लिया हुआ है। तो ऑयल को सेम वॉल्यूम, सेम बोतल के अंदर अगर आप ऊपर से कंप्रेस करोगे ना, तो उसमें जो स्पेस जनरेट होगी, यानी कि वो जो कंप्रेस होगा ना वो ज़्यादा होगा। तो जो चेंजिंग डेंसिटी का मतलब है कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। तो इनको कांस्टेंट डेंसिटी का मतलब क्या है कि आपने ऊपर से पिस्टन से प्रेशर लगाया, लेकिन वो दरमियान में ऊपर स्पेस क्रिएट नहीं कर रहा, तो उसमें मास चेंज ना हो। क्या चेंज ना हो? मास चेंज ना हो। कंप्रेसिबल फ्लूइड्स का क्या मतलब है? जिनको हम कंप्रेस कर सकें, जिनको कंप्रेस कर लिया, इसका मतलब क्या है कि जब वो कंप्रेस हुए सेम वॉल्यूम के अंदर, तब वी कैन ऐड अ मोर मैस। जब मोर मैस
ऐड कर दिया तो इसका क्या मतलब कि कंप्रेसिबल फ्लूइड्स हैज चेंज इन इट्स मास, ये इसका मास जो होता है वो चेंज होता है और इसका मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारे पास एक डेंसिटी किसी भी की जो डेंसिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में जो हमारे पास सेम चीज़ थी वो क्या थी, वॉल्यूम सेम था। अगर दो लिक्विड्स को हमने कंपेयर करना है तो उसमें सेम चीज़ क्या थी, वॉल्यूम चेंज है। बेटा इसको दोबारा देखो, डेंसिटी का फिजिकल मतलब क्या है, डेंसिटी का फिजिकल मतलब है गाढ़ापन। अब इसको देखो, पर यूनिट वॉल्यूम लेना ना, तो एक वॉल्यूम, जब भी वॉल्यूम का वर्ड है ना तो आपके ज़हन में एक ऐसा डब्बा आना चाहिए जिसकी वन लेंथ इधर हो, वन इधर हो, वन इधर हो। अब आपने उसको लबालब भर दिया है, जस्ट लाइक जब आपने उसको भर दिया ना तो अब कैसे पता चलेगा, ये तो होगी डेंसिटी कि इसमें जितना मास है, जितने वॉल्यूम में जितना मास आया दैट इज डेंसिटी। अब पता कैसे चलेगा कि ये जो मास आपने लिया है ये कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल। तो सिंपल बात है कि जब हम कंप्रेस करें उसी वॉल्यूम के अंदर और वो कंप्रेस हो जाए तो दैट इज कंप्रेसिबल लिक्विड। इसका क्या मतलब, कंप्रेस होने का क्या मतलब है कि जैसे कंप्रेस किया तो ऊपर हमारी स्पेस मजीद भर गई, ठीक है, तो आप उसके अंदर मजीद मास ऐड कर सकते हैं। यार आसान अल्फाज में, जब आपने किसी सफ़र में जाना होता है, आप कपड़े भर लेते हो बैग के अंदर, ठीक है, और जब पता लगता है कि यहाँ 2 शर्ट्स और रह गई हैं डालने वाली, तो वो क्या करते हो, ज़बरदस्ती उसको घुसाते हो। तो वो जो पहला मास होता है बैग के अंदर वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, मजीद ऐड कर देते हो। जब मजीद ऐड करते हो तो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स आपका वो क्या हो जाता है, वो दैट इज कंप्रेसिबल, जो शर्ट्स हैं दैट इज कंप्रेसिबल। तो आपने मजीद उसके अंदर मास ऐड कर दिया। तो इसमें जो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स है इसमें मास चेंज होता है, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल में मास जो होता है वो सेम रहता है। तो इन दोनों चीज़ों में जो चीज़ कांस्टेंट थी वो क्या थी, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कौन सा है, जितना फ्लूइड उसको टच में लेके आएगा, कंटेनर का जितना फ्लूइड कंटेनर के वॉल्यूम को टच में लेके आएगा दैट इज द वॉल्यूम। अब यहाँ से जब हमने ये देखना होता है कि कोई भी लिक्विड कितना गाढ़ा है तो हम उसके लिए यूनिट वॉल्यूम सेम कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने ये देखना हो कि कोई भी लिक्विड कितना भारी है तो उसके लिए देन हमें क्या करना पड़ता है, हम इसकी ना रेशियो ले लेते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। फर्ज करो ये डेंसिटी ऑफ हनी है, इसका क्या मतलब हुआ कि भारीपन ऑफ, गाढ़ापन ऑफ वाटर, इसको कंपेयर कर लिया किसके साथ, गाढ़ापन ऑफ ऑयल। अगर ये दोनों सेम लिक्विड है, अगर ये दोनों सेम है, तो अगर दोनों की डेंसिटी सेम है तो इस रेशो का आंसर क्या आएगा, इस रेशो का आंसर आएगा 1। इसका क्या मतलब हुआ कि आप दुनिया में जिस भी लिक्विड को वाटर के साथ कंपेयर कर रहे हो उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर जितनी ही है। अगर उसकी डेंसिटी हो वाटर से ज्यादा तो इस रेशो का आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। इस रेशो का आंसर क्या आएगा, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर तो इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन 1। इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। और अगर ये डेंसिटी ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ वाटर से, और अगर डेंसिटी लेस है डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो इसका आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। समझ लगी यार, सीधी सी बात है। अगर फर्ज करें ऊपर भी इसकी डेंसिटी 10 आती है, नीचे भी 10 आती है, तो आंसर क्या आ गया 1। अगर ऊपर आती है 12, नीचे आती है 10, तो इसका 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो गया। अगर ऊपर आती है 8 और नीचे आती है 10 तो ये 0 पॉइंट समथिंग हो गया। तो अगर दोनों की डेंसिटी बराबर है तो ये रेशो होगी 1। अगर किसी की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर ज़्यादा है तो रेशो होगी ज़्यादा, अगर किसी की कम है विद रिस्पेक्ट टू तो उसकी रेशो होगी कम। इस रेशो को हमने एक नाम दिया होता है, दैट नेम इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्या होगी, दैट इज 1, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये कट गया तो 1। अब कोई भी ऑयल है उसकी डेंसिटी को आपने कंपेयर करना वाटर के साथ, तो स्पेसिफिक डेंसिटी क्या हुई, बेसिकली इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन डेंसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर।
तो रेशियो लेने से ये पता लग जाता है कि वो उससे कितने गुना भारी है या कितने गुना हल्का है। ठीक हो गया। ओके, डेंसिटी के साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, एंड दैट इज स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट इसको गामा से शो करते हैं, दैट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। दैट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम था, अब वेट पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। प्रोसीजर वही कि आपने एक डब्बा लिया, वॉल्यूम लिया 3D में, उसमें जितना मास आ रहा है दैट इज किलोग्राम। अब आपने उस मास को कन्वर्ट कर लेना वेट के अंदर बाय इनकॉर्पोरेटिंग ग्रेविटी। ऐसे W = m, ये बराबर होते हैं दोनों। शाबाश, ये बराबर नहीं होते, इनको बराबर करने के लिए हमें मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब हम मास के अंदर ग्रेविटी इफेक्ट इंक्लूड कर देते हैं तो 2 बन जाता है आपके पास वेट। तो ये गामा किसके बराबर आ गया, वेट mg डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो हमारे पास मास किसके बराबर था, ये रो वी g डिवाइडेड बाई v से v कट गया, तो आपके पास गामा किसके बराबर आ गया, ये आ गया रो g के बराबर। तो स्पेसिफिक वेट किसके बराबर हो गया आपके पास है रो। तो हमने आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। बेटा इन चीज़ों को फिजिकली क्लियर करना है आप लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास जो है वो इंटेंसिव, और एक्सटेंसिव जो है वो क्या है, डिपेंडेंट ऑन मास। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्टिन्यूम का डिस्कस किया कि हम उसको सपोज कर लेते हैं कंटिन्यूस के देयर इज नो सीवियर डिसकंटिन्यूटीज बिटवीन फर्स्ट पार्ट ऑफ एटम टू द सेकंड पार्ट, मतलब 2 एटम्स के दरम्यान कोई डिसकंटिन्यूटीज नहीं है। ऐसा नहीं है हम जैसे मैंने वो मॉलिक्यूल्स बनाए थे कि जी हम ये कहें कि एक मॉलिक्यूल अगर 15 डिग्री पे है तो दूसरा जनाब 150 डिग्री पे हो, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे का पूरा जो लिक्विड है वो यूनिफॉर्म होता है, दैट इज कंटिन्यू। उसके बाद हम लोगों ने डेंसिटी को जिक्र किया। डेंसिटी इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अब डेंसिटी का ताल्लुक, जब भी डेंसिटी आएगी तो उसका ताल्लुक होगा, हमें डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ये बताएगी कि भाई आया कि टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाने से उसकी डेंसिटी चेंज होती है या नहीं। जो मैंने पिस्टन वाला तरीका बताया था दैट इज वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर, और टेम्परेचर वाला जो मैंने शेयर वाला बताया दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे इंजन ऑयल विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी लिक्विड की जो डेंसिटी है वो चेंज होगी या नहीं। डेंसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मास। तो कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल हो गया। तो उसके बाद डेंसिटी से अगला कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, जिसका फिजिकल मतलब ये होता है कि वी आर गोइंग टू कंपेयर। हम कंपेयर कर रहे होते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर को किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के साथ। ठीक है, किसी भी लिक्विड की जो डेंसिटी है उसको कंपेयर किससे कर रहे होते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज द स्पेसिफिक वेट। क्या मतलब स्पेसिफिक वेट का, क्या मतलब है कि हम उसको वेट पर यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं। यानी कि ये तब होता है जब हमने लिक्विड के अंदर मौजूद प्रेशर को चेक करना हो ना, या मौजूद एनर्जी को चेक करना हो, तो तब हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत पेश आती है, तब हमें स्पेसिफिक वेट की ज़रूरत पेश आती है। हमें देखो ना, इसका क्या मतलब हुआ, फोर्स, वेट क्या, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। कि आपके पास जो फोर्स है वो एक वॉल्यूम वाले मास के अंदर कितनी फोर्स आ रही है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये उसकी एनर्जी के। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी इस कॉन्सेप्ट की। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं और मज़ीद हम इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।